नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन। कांग्रेस और आरजेडी का विपक्षी खेमे में सबसे साथ रहा है और ये रिश्ता सोनिया के विदेशी मूल के मुद्दे पर लालू यादव के सपोर्ट के मजबूत पर फूला है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ रिश्ते में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। राहुल गांधी का दागी नेताओं वाला ऑर्डिनेंस फाड़ देना, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी नेताओं का कांग्रेस नेतृत्व पर हमला और बिहार पहुंचकर कन्हैया कुमार का लालू राबड़ी और नीतीश शासन से एक साथ हिसाब मांगना, ये सब ऐसे वाकये हैं जिनकी वजह से रिश्ते की जो नींव है उस पर बुरा असर पड़ा है। कन्हैया कुमार के बिहार दौरे के वक्त लालू यादव के बयान के बाद तो काफी तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी, जिसे लालू यादव ने सोनिया गांधी के साथ फोन पर बात करके सब ठीक कर लिया। आपको बता दें कि यह सब तभी से होने लगा जब से कमान पूरी तरह से राहुल गांधी के हाथ में आ गई। कहने को तो तेजस्वी यादव ने दिल्ली आकर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की और मुलाकात अच्छी भी बताई, लेकिन तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से सीधा समर्थन न दिया जाना यह बता रहा है कि क्या गठबंधन के रास्ते में अभी भी रोड़े खत्म नहीं हुए। तो बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये विधानसभा चुनाव न सिर्फ तमाम पार्टियों के लिए परीक्षा है बल्कि गठबंधन की भी बिहार में कड़ी परीक्षा है। कांग्रेस और आरजेडी खेमे में जिस तरीके से लंबे समय से जो रिश्ता है वो काफी अच्छा रिश्ता रहा है। राजनीतिक रिश्ते के तौर पर अगर बात किया जाए तो ये काफी लंबा रिश्ता चला है और ये रिश्ता सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर लालू यादव के सपोर्ट की मजबूत नींव पर फला फूला है। आपको बता दें, बिहार में पदयात्रा पर जोर लगातार दी जा रही है। गुजरते वक्त के साथ रिश्ते में काफी उतार चढ़ाव अब देखने को मिला है। वैसे तो गठबंधन में बिहार में कई पार्टियां हैं, कई चेहरे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जब गठबंधन के बिहार में अगर हम बात करते हैं तो आरजेडी और कांग्रेस की बात होती है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम बात करते हैं बिहार में पदयात्रा पर जोर क्यों। दरअसल पदयात्रा पर सभी दल जोर दे रहे हैं। बिहार में पदयात्रा पर मकसद 19 से 45 वर्ष के युवाओं को पार्टी से जोड़ना। इनका वोट प्रतिशत 40% तक है और इसी पर सभी पार्टियों की नजर है। 40% वोट पर निशाना साधकर सियासी तीर सभी पार्टियां चला रही हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और कन्हैया कुमार सब अपने अपने तरीके से इस वोट बैंक को रिझाने में लगे हैं। तेजस्वी भी युवाओं को लेकर इसके लिए भी यात्रा पर निकले थे। दरअसल पदयात्रा पर सभी दल फोकस कर रहे हैं और सबका मकसद है जो युवा पीढ़ी को पार्टी से जोड़ना। 2010 में यह फलदायी साबित हुई थी। सभी 243 सीटों पर राहुल गांधी, कांग्रेस का अलग राह का टोटका कितना सफल हुआ, हम इसकी अगर बात करें तो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस को 4 सीटों पर सफलता मिली। ये पिछले चुनाव की हम बात कर रहे हैं। आखिर 2015 में कांग्रेस राजद गठबंधन में शामिल हुई, 27 सीटों पर उसको सफलता मिली। तो 2010 में स्थिति खराब होने के बाद 2015 में कुछ आशातीत सफलताएं मिली। कांग्रेस को गठबंधन में 41 सीटें दी गई थी। 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और 19 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो कांग्रेस का अलग राह का टोटका सफल नहीं होने के बाद गठबंधन की राह पर भी कांग्रेस चली। लालू यादव को आपको बता दें, कांग्रेस आरजेडी में क्यों उभरे हैं मतभेद। लालू यादव को पसंद नहीं राहुल की सक्रियता। कन्हैया कुमार की युवाओं में बढ़ती पैठ से आरजेडी नेताओं को दिक्कत हो रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव को लगातार पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में घोषित करवाना चाहती। लालू यादव चाहते कि कांग्रेस सवर्णों की राजनीति खुलकर करे, लेकिन उससे बाहर हाथ न फैलाए। तो ये मतभेद के कारण नजर आ रहे हैं। लालू यादव
MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव भी उसी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव कतई नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक में हिस्सेदार बने। वो चाहते हैं कि सिर्फ सवर्णों तक ही सीमित रहे कांग्रेस। तो कांग्रेस आरजेडी में मतभेद की अगर हम बात करें, आरजेडी को कांग्रेस की दलित राजनीति भी नापसंद है। आरजेडी नेताओं को जातिगत जनगणना अभियान भी परेशान करता है। लालू यादव को पसंद नहीं है कि राहुल गांधी सक्रिय हों, क्योंकि तेजस्वी यादव की आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी यादव की बिहार में स्वीकार्यता हो। कन्हैया कुमार की युवाओं में बढ़ती पैठ से भी आरजेडी को दिक्कत है। यही सब कारण है जो कांग्रेस आरजेडी में मतभेद है। और जब चुनावी वर्ष 2025 में चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो लालू यादव MI फैक्टर यानी मुस्लिम यादव की राजनीति जैसा कि करते आए हैं और इसमें वो सेंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। तो बिहार में जो महागठबंधन में अंदर खाने में जो हलचल मची हुई है, दूसरी तरफ अगर एनडीए की हम बात करें तो एनडीए में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है और लगभग तय है कि वो मुख्यमंत्री वही होंगे, क्योंकि एनडीए की तरफ से लगातार उन्हीं के नाम पर मुहर लगती रही है। लेकिन महागठबंधन में अब तक चेहरा तय नहीं हुआ है। गुरुवार को ही जो बैठक में भी उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव पर कुछ फैसला हो सकता है, लेकिन गुरुवार की जो बैठक हुई पटना में, वो उस बैठक में भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में ये एक रणनीति का हिस्सा है या कांग्रेस नहीं चाहती है कि अभी वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करें, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन ने कोई चेहरा अपना घोषित नहीं किया था और कहीं ना कहीं उसका असर, उसका लाभ भी उनको मिला था। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक विद्वान विशेषज्ञों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर आफताब जमील जी जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन श्याम साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची श्रीनिवास जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। इंद्रजीत सिंह कालरा जी कांग्रेस नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। साथ ही रिजवान खान भारतीय जनता पार्टी नेता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। फिलहाल डॉक्टर आफताब जमील के पास हम आते हैं। आप दोनों मेहमानों का हम चर्चा में स्वागत करते हुए डॉक्टर आफताब जमील आपके पास आते हैं। डॉक्टर आफताब जमील जी, जेडीयू की अगर हम बात करें तो जेडीयू की तरफ से और पूरे एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर 2025 में कोई संशय, मुझे नहीं लगता कि कोई संशय है। एनडीए की तरफ से भी कोई संशय नहीं है और पार्टी के वो स्वीकार्य चेहरा है, लगातार मुख्यमंत्री भी हैं। और अगर महागठबंधन की बात करें, वहां लगातार खींचतान जारी है, लगातार बैठकें हो रही हैं, दिल्ली से पटना तक बैठकें हो रही हैं। लेकिन आरजेडी जिस तरीके से चाह रही है कि तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया जाए, महागठबंधन की तरफ से प्रोजेक्ट किया जाए उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, लेकिन गठबंधन में तमाम मतभेद है। खासकर कांग्रेस नहीं चाहती है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। ये एक अहम रणनीति का हिस्सा हो सकता है या कांग्रेस की अलग एकला चलने की रणनीति हो सकती है या चुनाव के बाद के अलग समीकरण पर कांग्रेस नजर बनाकर चल रही है। ये हो सकते हैं कारण। अगर महागठबंधन में तेजस्वी यादव चेहरा नहीं होते हैं तो क्या लगता है आपको, महागठबंधन को 2025 के चुनाव में लाभ मिलने जा रहा है? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन ने कोई चेहरा घोषित नहीं किया था, उसका लाभ भी उनको मिला। तो उसी रणनीति पर क्या बिहार विधानसभा चुनाव भी महागठबंधन लड़ना चाहती है? आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, सबसे पहला मनोज भाई आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल, बहुत स्पष्ट आवाज आपकी मिल पा रही है। आप लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने देश के तीसरे स्तंभ का जो काम सही भली भांति आप निभा रहे हैं। और जहां तक सवाल अभी आपने हमसे किया है कि महागठबंधन के बारे में, तो महागठबंधन नाम का वहां कोई चीज है नहीं जी।
जिस तरह का आप सामने में देख रहे हैं, कांग्रेस का वर्क कल्चर शुरू से ही, आज से नहीं, कांग्रेस का वर्क कल्चर आरंभ से ही रहा है। जो उसके साथ रहा है उसको उसने बर्बाद करने का काम किया है, और आरजेडी इस बात को बढ़िया से जान रहा है। इसलिए आरजेडी, अभी देखिए माननीय लालू यादव का आखिरी समय चल रहा है। ईश्वर से कामना करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जीने का काम करें, उनको ऊपर वाला बढ़िया से अभी और जीवन दें। लेकिन हर बाप चाहता है कि हम अपने बेटा को अपना ये बनाएं। तो इसलिए उन्होंने अभी चाहा है कि तेजस्वी यादव को, चूंकि डिप्टी सीएम वो बन चुके थे, माननीय नीतीश कुमार ने उनको डिप्टी सीएम बनाया था, और अभी वो चाह रहे हैं लालू यादव कि किसी भी हालत में सीएम बन जाए। तो देखिए, जहां तक सवाल है, सोचने पर, विचार करने पर तो किसी का कोई ये नहीं है, हर आदमी सोच सकता है और सोचना भी चाहिए। लेकिन माननीय नीतीश कुमार के रहते मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार के सामने में ये कोई भी दल हो, ये टिकने वाले नहीं हैं। और इन लोगों को ये जो सपना है कि सीएम कौन बनेगा, सीएम का चेहरा कौन होगा, सीएम का चेहरा कौन होगा, सीएम कौन बनेगा, इस पर विचार विमर्श करने से बेहतर है कि वो अपने लोगों को पहचाने, अपने लोगों के बीच में जाएं। क्योंकि उनका जनता से उनका कोई लगाव रहा नहीं, इसलिए जनता के बीच में अभी उनको जाना चाहिए, जनता को अपना जवाब देना चाहिए कि उन्होंने माने बिहार के जनता के लिए माननीय तेजस्वी यादव ने या और कांग्रेस ने क्या किया है विगत वर्षों में। इन्होंने तो जंगल राज बना दिया था, और जंगल राज बना दिया जिसके कारण आज जो है इनको जंगल राज के ही नाम से जाना जाता है। आज भी इनके ऊपर में जो केस और मुकदमे हैं, उनसे ये कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इनके पास तो समय ही नहीं है, कोर्ट जाएंगे कि घर जाएंगे कि जेल जाएंगे, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। तो अभी के टाइम में ये जो सब्ज-बाग देख रहे हैं, या कांग्रेस इनको सब्ज-बाग दिखाने का काम कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि आरजेडी का अभी सीएम बने, और आरजेडी भी नहीं चाहेगा कि हमारे अलावा किसी को सीएम हम बनावे। तो इन लोगों के बीच में कोई गठबंधन है नहीं, केवल गठबंधन का नाम है। और ये लोग चाह रहे हैं कि ये तो माननीय नीतीश कुमार थे कि इन लोगों को जिंदा करने का काम किए, नहीं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि कांग्रेस विहीन मैं भारत कर दूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस उसी राह पर चल रही थी, और आज वही हालत होने जा रहा है कांग्रेस का कि कांग्रेस विहीन माने देश का, कांग्रेस का नाम निशान मिट जाएगा देश से। क्योंकि आज अभी आप देख लीजिए, हेराल्ड के मामले में अभी जो नेशनल हेराल्ड का जो मामला आया है, ये कितना को जवाब देते चलेंगे माननीय राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को तो पहले इस पर जवाब देना चाहिए, चोरी भी और हठधर्मी भी। ये लोग, इन लोगों का इसी तरह का कल्चर रहा है, और इस कल्चर, इस तरह का काम करके, जुलूस प्रदर्शन धरना करके, जिंदाबाद और मुर्दाबाद करके ये डराने का काम कर रहे हैं। इससे बिहार की जनता डरेगी नहीं और इनके बहकावे में नहीं आएगी। अब की बार नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार अगर हैं तो बिहार का कल्याण होगा, और यदि नीतीश कुमार नहीं है तो बिहार का कल्याण किसी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर आफ्ताब जमील जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर एस.एन. श्याम साहब जुड़े हुए हैं। श्याम सर, आपके पास आते हैं। बिहार की अगर राजनीति समझने की अगर हम प्रयास करते हैं श्याम सर, तो कांग्रेस का जो ग्राउंड है वो आप जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस जो है कन्हैया कुमार को तेजस्वी के सामने लगातार प्रोजेक्ट कर रही है महागठबंधन में कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए, या आप कह लीजिए कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने का प्रयास कर रही है। कन्हैया कुमार लगातार जिस तरीके से आरजेडी पर हमलावर हो रहे थे, ऐसे में ये अंदेशा जताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं गठबंधन जो है वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा, तमाम संशय थे। लेकिन अब गठबंधन की सूरत तो बनती नजर आ रही है, लेकिन सीएम के चेहरे पर जो है वो पेच फंसा हुआ है। तेजस्वी चाहते हैं कि उनको चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन कांग्रेस कर नहीं रही है। दूसरी तरफ सीट शेयरिंग की अगर बात करें, वहां भी तमाम पेच हैं। अन्य जो सहयोगी दल हैं
उनकी अगर बात तो एक तरफ है, अभी कांग्रेस और आरजेडी जो ये बड़े दल हैं, इनमें जो है प्रमुख रूप से पेच फंसा हुआ है। और कांग्रेस जो है वो जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव बिना चेहरे के साथ लड़ी थी और कहीं ना कहीं उसको फायदा हुआ था, क्या उसी रणनीति पर 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में कांग्रेस लड़ने की रणनीति कर रही है सर, या वो नहीं चाहती है कि तेजस्वी यादव को फिलहाल चेहरा घोषित किया जाए? क्या आप कैसे समझते हैं इसको? मनोज जी देखिए, ऐसा है जी, आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल सर। मनोज देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने बिहार में कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट जरूर किया है, लेकिन कन्हैया कुमार को मैं जब से जानता हूं, जब वो राजनीति में आए थे दिल्ली में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बाद, जब बिहार की धरती पर आए और कई पत्रकारीय सम्मेलन में उनसे मुलाकात का मौका मिला जी, तो कन्हैया कुमार का तब से कहीं दूसरे पार्टी में जो नहीं बना, वामपंथी दल में नहीं उनकी बनी, तो वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद से जो धरती पर जो जमीन उनकी बननी चाहिए वो अभी तक नहीं बना पाए। अब देखिए, बेगूसराय में कन्हैया कुमार की सभा थी, वहां भगदड़ मच गई, वहां लोग छोड़ करके भाग गए, सारे नेता छोड़ के भागे जनता को। अभी 2-3 दिन पहले पटना में प्रदर्शन था कांग्रेस का, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन था, उसमें कन्हैया कुमार भी थे, कांग्रेस के कुछ बड़े नेता सचिन पायलट वगैरह भी आए थे जी। इन लोगों ने पूरी तरह मतलब जिसको कहते हैं कि उपद्रव मचाया, ईंट पत्थर के पुलिस को वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा, कई नेता गिरफ्तार हुए। तो कन्हैया कुमार वास्तव में अभी तक वो जमीन नहीं बना पाया। अब रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस जो है वो मेरे ख्याल से कांग्रेस उसी फिराक में है 2024 के कि बिना नाम लिए चुनाव लड़ा जाए, लेकिन लालू यादव ऐसा नहीं चाहते हैं। कल जो मीटिंग हुई पटना में जी, उनमें साफ जीत इसी मुद्दे पे बन गई कि भाई आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कीजिए और उसके बाद जो सो हम चुनाव साथ में मिलकर लड़ने की घोषणा करेंगे। लेकिन इस मुद्दे पे कांग्रेस राजी नहीं हुए। हालांकि मुकेश सहनी वगैरह इन लोग थे उनके समर्थक में तेजस्वी के जी, लेकिन कांग्रेस इस पर सहमत नहीं, जिस वजह से मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इतना तय है, ठीक कहा जेडीयू के डॉक्टर साहब ने, कि कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि अंतिम दौर में उसका पुत्र ही उसका वारिस हो, हकदार हो जी, उसका मालिक हो उसके राजनीति का, तो तेजस्वी यादव एक मजे हुए नेता भी हैं। तेजस्वी यादव नीचे से राजनीति करके विधायक बने, फिर डिप्टी सीएम बने। डिप्टी सीएम बनना कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल। और डिप्टी सीएम बनने के बाद अब तो उसका ऊपर का पद सीएम ही है। और लालू यादव तो एकमात्र लालू यादव भी चाहते हैं कि कांग्रेस बिहार में उनके साथ रहे, लेकिन वो हमेशा चाहते हैं कि कांग्रेस पे आरजेडी हावी रहे, गठबंधन में आरजेडी का बोलबाला रहे, और उसके आधार पे वो तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं। और हमें लगता है कि सीएम बनने के नाम की घोषणा तक हमें नहीं लगता है कि कांग्रेस के बीच, कांग्रेस और आरजेडी में कोई मेल हो पाएगा, कोई सामंजस्य बन पाएगा। हालांकि राजनीति में तो गर्व की बातें होती हैं, राजनीति तो कई 24 घंटे में बदल जाया था, खासकर चुनावी माहौल जो हो तो 24 घंटे में बदल जाता है जी। लेकिन अभी तक तो सिनेरियो है बिहार का, अभी तक जो राजनीतिक परिदृश्य है उस परिदृश्य में यही चीज है कि तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर, लालू इस बात में लगे हुए हैं कि तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा मुख्यमंत्री के रूप में करा दी जाए और उसके बाद ही जो है कांग्रेस से उनका योग है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि तमाम और जो राजनीतिक दल हैं, भाजपा है, जेडीयू है, वो अब दूसरा नाम, वास्तविक बात है कि अभी 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को छोड़ के दूसरा कोई नाम नहीं आने जा रहा है। मैं जहां तक जानता हूं, मुझे जो अनुभव है पत्रकारिता उसमें, कि अभी पूरा बिहार और खासकर जातीय समीकरण में भी कांग्रेस के साथ एक ही जाति के लोग हैं, मैं नाती किसी का नाम नहीं लूंगा, उनका बोलबाला वर्चस्व ज्यादा है। लेकिन आरजेडी के पास एम भी है और वाई भी है, दोनों समीकरण है। उसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी दल हैं, उनके साथ तमाम अगड़े पिछले सब लोग हैं। तो राजनीतिक प्रदेश यही है। लेकिन एस एन श्याम सर, जिस तरीके से अगर कांग्रेस आरजेडी में सिर्फ अभी
तमाम चीजों में मतभेद है, सीट शेयरिंग में अभी तमाम चीजें उलझने हैं। इसके अलावा आरजेडी की जो राजनीति आप जानते हैं कि एमवाई मुस्लिम यादव पर फोकस करती है, अन्य बिरादरी में भी पिछड़ों में भी वो अपनी खास पकड़ आरजेडी रखती है। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस सवर्णों तक सीमित रहे, आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस दलितों की बात ना करे, एमवाई जो फैक्टर है उनका उसमें सेंध न लगाए, जबकि कांग्रेस अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती है, वो ये दायरा है उससे बाहर निकलना चाहती है। ये वैचारिक लड़ाई भी वहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है ना मनोज जी। मैं तो कहने जा रहा था एकदम है। और देखिए ना, एक खेमा कांग्रेस में पप्पू यादव का, पप्पू यादव पूर्णिया में सभा करके कुछ और घोषणा करते हैं जी। पप्पू यादव भी चाहते हैं कि कांग्रेस में रह करके भी वो चाहते हैं कि आरजेडी का बोलबाला रहे। पप्पू यादव भीतर अभी मिलने भी गए थे लालू जी बीमार थे तो देखने भी गए थे, वहां नई राजनीतिक कुछ बातें भी हुई उनकी। लेकिन पप्पू यादव भी मंच, वो अलग बात है कि निर्दलीय एमपी हैं, लेकिन राजनीतिक मंच तलाशने के लिए पप्पू यादव ने कांग्रेस का सहारा लिया है। लेकिन अभी जो उनकी स्थिति, वो भी नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार आगे बढ़े दिया। पप्पू यादव अपने आगे किसी को देखना भी नहीं चाहते। वो अलग एक तीसरे उम्मीदवार के रूप में भी पप्पू यादव का नाम भी जो है सो कांग्रेस में चल रहा है कि इनको इन्हीं को किया जाए, तो मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए। लेकिन पप्पू यादव मुख्यमंत्री का जो रुतबा होता है या मुख्यमंत्री के जो समीकरण कहिए उसमें कहीं नहीं बैठते हैं। लेकिन पप्पू यादव का खेमा भी जो है वो कांग्रेस के साथ मन से, तन से भले हो मन से नहीं जी। बिल्कुल जी मनोज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जो पप्पू यादव का खेमा है वो भी मन से जो है वो ऊपरी तौर पर भले ही दिखावा सामने से हो रहा हो, लेकिन अंदर खाने तमाम चीजें चल रही हैं। आफताब जमील जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। आफताब जमील जी, जिस तरीके से पशुपति पारस के रूप में महागठबंधन को एक नया साथी मिलने जा रहा है, जिसकी घोषणा अब गठबंधन में हो जाएगी, अभी क्या लगता है आपको, महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग में तमाम पेच अटकेंगे तो लोगों का इधर उधर दोनों गठबंधनों में आना जाना जारी रहेगा? पशुपति पारस जो है पहले एनडीए के साथी थे और अब जो है वो महागठबंधन में जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि महागठबंधन को इससे कितना फायदा होने जा रहा है, और जो एनडीए को पशुपति पारस कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्योंकि चाचा भतीजे की जो लड़ाई थी वो अब भतीजा एनडीए में पहुंचा है तो चाचा महागठबंधन के दरवाजे खटखटाने पहुंच गए। देखिए, जहां तक है मनोज भाई पारस जी का, तो पारस जी बहुत पुराने नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन पार्टी जो दल है, दल का जो मुखिया आज के डेट में है वो तो चिराग पासवान है। आज चिराग पासवान का अपना एक ये है जी। और चिराग पासवान के साथ में उनका क्या मामला हुआ नहीं हुआ अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है, कि अभी तो चुनाव पूरा बाकी है। अभी कल के दिन चिराग पासवान का भी कोई भरोसा नहीं रहता है जी। तो कब, चूंकि रामविलास पासवान जी का आपने शुरू से देखा और हम लोगों ने भी राजनीति देखा इतना दिनों में, तो हम लोगों ने देखा है कि जिधर सत्ता रहता है रामविलास पासवान उधर रहते थे। तो चिराग पासवान भी उसी के तर्ज पर चल रहे हैं। तो इसलिए पशुपति पारस जी का जाना महागठबंधन में और एनडीए को बहुत बड़ा कोई लॉस होगा ऐसा कुछ है नहीं। एनडीए को कहीं से कुछ लॉस होने नहीं जा रहा है। एनडीए इंटैक्ट है, एक है, सारे लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ किसी तरह का कोई बात नहीं है। लेकिन आपको एक बात मनोज भाई देखते होंगे आप भी जी, कि कांग्रेस का जो लालू यादव का जो स्टैंड रहता था कांग्रेस के प्रति, तो वो सदाकत आश्रम से उनकी टिकट नहीं बढ़ती थी, उनकी टिकट बढ़ती थी लालू यादव के यहाँ से। कांग्रेस का भी टिकट जो है वो लालू यादव ही बांटते थे जी। तो ये स्थिति थी, इसको आप मानिएगा। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि लालू यादव के सामने में कांग्रेस का जो स्थिति है यही आज भी है। अगर कांग्रेस आरजेडी के साथ चलेगी तो कांग्रेस बिल्कुल ही इसी स्थिति में रहेगी। आज के डेट में अगर कांग्रेस को अपना वजूद बनाना है तो वो अकेले लड़े और अपना अकेले चलेगा तो उसको ज्यादा फायदा पहुंचेगा बजाय कि आरजेडी के साथ रहने से।
आरजेडी तो कांग्रेस को खत्म करके ही दम लेगा, उसका अपना एक एजेंडा है और उस एजेंडे पर ही वो काम कर रहा है। कांग्रेस को चाहिए कि देखिए, देश में दो ध्रुव का रहना है। क्षेत्रीय पार्टियों का जहां तक सवाल था, तो क्षेत्रीय पार्टी अभी सब जगह बहुत अच्छी स्थिति में है, और क्षेत्रीय पार्टी जब खत्म होने की स्थिति में थी तो अचानक से उनमें फिर से जान आ गई। तो आज के डेट में मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना ये है और वो जिस तरह से गठबंधन को निभाते हैं, तो गठबंधन का धर्म को बढ़िया से निभा करके जो चलेगा वो आगे चलेगा, और यदि गठबंधन का धर्म को नहीं निभा करके वो अगर घमंड अपने आप में पाल लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी यहाँ एनडीए में भी बहुत सारे बड़बोले नेता लोग हैं जो बीच बीच में कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो उनके बोलने या नहीं बोलने से कोई मतलब नहीं है। मेन जहां पर जो लोग हैं और केंद्रीय नेतृत्व जिसको जाना जाता है, जो टेबल पर बैठते हैं एक साथ और जो निर्णय लेते हैं, उसको देखना चाहिए कि वो कितना इंटैक्ट है। और यही वजह है कि एनडीए में इंडी का जो खेमा है वो मजबूत है, और इंडी खेमा जो है बट गया है खेमों में थोड़ा थोड़ा। आप देखिए ना, माननीय नीतीश कुमार जी ने जैसे ही छोड़ा इंडी को, तो इंडी के नेता एक जगह पर कभी बैठे भी नहीं साथ, अभी बहुत मुश्किल से बैठे, और वो भी कुछ ऐसा निर्णय नहीं ले पाए। लास्ट में उन्होंने ये कह करके मीटिंग को अपने स्थगित किया, ये आने वाले टाइम में हम लोग फिर दोबारा बैठे। यादव तो इसी में मैंने बेचारे उम्मीद में थे कि हमारे नाम से घोषणा हो जाएगी, लेकिन वहां पर कांग्रेस तो बड़ा पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और आरजेडी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है। समझना होगा हम किस तरह से चलें कि आरजेडी जो है हमारे साथ में सही से गठबंधन का धर्म निभा पाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में मेरा दावा है कि जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा वैसे वैसे एनडीए का खेमा और मजबूट होगा। माननीय नीतीश कुमार का जो काम है वो जनता ने देखा है, उनके काम करने की शैली और उनका जीरो टॉलरेंस पर काम करना, ये भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना। और जो लोग अभी श्याम भाई बोल रहे थे, माननीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने एक बात बोला कि आरजेडी माई समीकरण। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो समीकरण है ये बहुत पुराना समीकरण है, अब पहले वाला समय नहीं है, ये 2025 का चुनाव है। इस 2025 में माननीय नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ काम किया है, और वो बिहार की जनता, बिहार के लोग जान रहे हैं, ये किसी का हुआ नहीं है। और ये अगर कोई चाहेगा कि एक मुश्त हो करके कोई किसी को वोट दिलवा ले तो ये असंभव बात है। जेडीयू को भी चुनाव में, इससे विगत चुनाव में जेडीयू को अल्पसंख्यकों का बहुत सारा वोट मिला है, और अभी आगे भी जेडीयू के साथ में अल्पसंख्यक का विशेष करके ठीक है वहां के। ठीक है डॉक्टर आफताब जमील जी, आपकी बात आ गई। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जी कालरा जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक ब्रेक का वक्त है। तो ब्रेक के बाद मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चेहरे, जो बिहार में जो चेहरा है वो अब तक साफ नहीं हो पाया है कि महागठबंधन की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा। हालांकि आरजेडी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो नहीं चाहती है कि तेजस्वी यादव को फिलहाल सीएम चेहरे के तौर पर 2025 के विधानसभा चुनाव में उनको पेश किया जाए। सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जी कालरा, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही रिजवान खान जी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आफताब जमील जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साथ ही एसएन श्याम साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत सिंह कालरा जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए आपसे अहम सवाल, महागठबंधन की अगर बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकें हो रही हैं, लेकिन
सीएम के चेहरे की अगर बात करें तो एक तरफ एनडीए की तरफ से सीएम चेहरा लगभग स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ही एनडीए की तरफ से सीएम के फेस होंगे, जबकि महागठबंधन की तरफ से लगातार पेच अटका हुआ है। आरजेडी लगातार दावा कर रही है कि सीएम जो है उनकी पार्टी का चेहरा होगा और तेजस्वी यादव होंगे, जबकि कांग्रेस जो है वो लगातार कुछ समय से जिस तरीके से कन्हैया कुमार एक्टिव थे तो लग रहा था कि कांग्रेस जो है एकला चलो की राजनीति वहां पर कर सकती है बिहार में, लेकिन अपने पुराने अनुभवों से कांग्रेस ने बहुत कुछ सीखा है और बिहार में अपनी जमीनी जो हकीकत है उसको भांपते हुए कांग्रेस कहीं ना कहीं महागठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन सीएम चेहरे की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस इंद्रजीत सिंह जी क्या तेजस्वी यादव को चेहरा नहीं बनाना चाहती है, या 2024 का लोकसभा चुनाव जिस रणनीति के तहत महागठबंधन ने लड़ा था, कोई चेहरा घोषित नहीं हुआ था, एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई थी, इस बार भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, उसका चीफ जरूर तेजस्वी यादव को बनाया गया है। 2025 के जो महागठबंधन का जो चुनाव 2025 में जो महागठबंधन लड़ेगा उसको लीड भी तेजस्वी यादव करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पेच जो है वो सीएम के चेहरे को लेकर अटका हुआ है। क्या कहेंगे आप? बिहार के चुनाव में जी इंडिया गठबंधन की तरफ से सीएम फेस को लेके किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं है। इस संदर्भ में राजनीतिक गतिविधियों के हिसाब से, समय के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। जी पहला जो लोगों ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी में गठबंधन होगा नहीं होगा, इनकी तरफ से एनडीए वालों ने तो बहुत कुछ कहा, तो वो भी अब चीजें सामने साफ होके आ गई, किसी तरह का अंतर्द्वंद नहीं है, ना मतभेद है। दूसरा, एक बैठक देखो, आप ये देखें कि गठबंधन के सभी हमारे साथी वहां मौजूद थे, किसी भी तरह का कोई किसी की तरफ से किसी तरह का इतराज नहीं था, सभी ने एकजुट एक मत होकर गठबंधन का लीडर जो है एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के तौर पे तेजस्वी जी को चुना। ये स्वाभाविक है क्योंकि सबसे बड़ा दल है और बिहार आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में रहे हैं, इस बार भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। पार्टी की 24 तारीख को बैठक है, उस दिन पार्टी के जो हमारे वहाँ के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो भी वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के लोग हैं, वो उस दिन कई चीजें आपके सामने तस्वीरें साफ होंगी। लोगों को इस पे किसी तरह का शंका करने की जरूरत नहीं है, वो अपना झांके। जो अभी आपने कहा कि लगभग नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा है, एक बार भी किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है? आप ये देखिए, नायब सिंह सैनी ने तो साफ कह दिया, उन्होंने तो बहुत क्लियर कहा कि हमारे जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। तो अब तो यहाँ ये है कि जेडीयू के अंदर जो अंतर्द्वंद है वो आप लोगों को भी पूरी तरह से पता होगा, राजनीति से जुड़े हुए लोग सभी लोग जानते हैं कि आने वाला समय जेडीयू को एकजुट भी रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, भी बहुत शंका है। आने वाले देखेंगे। तो कल की बैठक हुई, अब 24 बैठक है, और भी 2-3 दल हैं जो संपर्क में है, इंडिया गठबंधन की तरफ आना चाहते हैं, उनको जिनको वहां पर उनके साथ जो है एनडीए वालों ने उनके साथ लेकिन इंद्रजीत सिंह जी जिस तरीके से एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो लगातार, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि देश की इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, और आरजेडी के इशारे पर कांग्रेस नाच रही, जैसा कि आरजेडी कहेगी वैसा करना पड़ेगा, मजबूरी है कांग्रेस की। क्या मजबूरी नजर आती है बिहार में आपको? इसको जस्ट आप उलट के एनडीए की तरफ देखें। एनडीए में बीजेपी को छोड़ के किसकी चल रही है? या एनडीए गठबंधन में बीजेपी को छोड़ के किसकी चल रही है? जैसा बीजेपी वैसी बिहार में आरजेडी की क्या? बिहार में आरजेडी की मान लिया जाए? नहीं, ऐसी कुछ नहीं। यहाँ तो सारे भी तस्वीर दिखाई है जिसमें एनडीए के सब लोगों ने बैठ के कोई निर्णय लिया अभी तक। लेकिन इंद्रजीत सिंह कालरा जी, जिस तरीके से लालू यादव की जो राजनीति है, आरजेडी की राजनीति है, वो एमवाई फैक्टर पर वो फोकस करती है। लालू यादव और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कांग्रेस उनके एमवाई फैक्टर में सेंधमारी ना करे, वो सिर्फ सवर्णों के वोट के इर्द गिर्द ही कांग्रेस सीमित रहे। दूसरा जो दलित वोट बैंक है, कांग्रेस उसमें भी सेंधमारी ना करे। तो ये तमाम जो है अन्य मतभेद भी हैं, सिर्फ अभी सीएम फेस ही नहीं, सीट शेयरिंग ही नहीं, तमाम मतभेद अन्य भी हैं।
बैठक में पता लग जाएगा, जी। बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आपको। और जो आपने कहा ना कि ये माई के समीकरण की पार्टी है, वो बातें बहुत पुरानी हो चुकी है। आज सभी वर्ग के लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं जी, ठीक है। बहुत बड़ा तबका, आप समझिए कि जो ओबीसी का 100% जो है वो इस बार जो है इंडिया गठबंधन की तरफ आपको मिलेगा देखने को। ठीक है। इन्होंने क्या किया, वक्त के मामले को लाकर किस तरह से नीतीश को ठगा, उनको जो है मुसलमानों के खिलाफ अपने समर्थन में खड़ा कर लिया। आज वापस में देखिए माननीय न्यायालय ने जो निर्णय अभी दिए हैं, लेकिन इंद्रजीत जी क्या असर पड़ा? आपको तो बहुत उम्मीद थी तेजस्वी नीतीश कुमार से बहुत उम्मीदें आपने पाल रखी थी कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का साथ में केंद्र सरकार का साथ छोड़ देंगे, वो कम से कम इस मुद्दे पर साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर समर्थन किया। टीवी पर चल रहा है। मानस जी, मनोज जी, मैं आपको बता दूं जी, अभी जो है बहुत सा पानी जो है समुद्र में बहना बाकी है। अच्छा, है ना, ये अभी आप खाली आगे आगे देखते जाइए। ठीक है। ये जेडीयू कहाँ रहेगी, जेडीयू बचेगी कि नहीं बचेगी, अभी तो इस पर प्रश्न खड़ा हो गया है। नीतीश जी के साथ 2-4 लीडर उनके रह सकते हैं, रह जाएं, नहीं तो हमको तो नहीं लगता कि वो भी अब उनके साथ आगे जाएं, क्योंकि उन्होंने भी मान लिया है कि अब नीतीश जी को भाजपा वाले मुख्यमंत्री बनाने वाले नहीं हैं। और उनको आइडियोलॉजिकल वे में, अगर भाजपा का आइडियोलॉजी उनको विचारधारा में समाहित होना है तो कुछ लोग उधर चले जाएंगे, लेकिन अधिकांश जो है, जो हमारे सामाजिक विचारधारा के लोग हैं, जो सामाजिक समरसता पर, धर्मनिरपेक्षता पर, ठीक है इंद्रजीत जी, वो आपकी इंडिया बात गठबंधन के साथ आएंगे। ठीक है इंद्रजीत जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ रिजवान खान जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके पास जाते हैं। रिजवान खान साहब, आपका चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए आपसे सवाल। महागठबंधन की हम बात कर रहे हैं, महागठबंधन में तमाम मीटिंगों का दौर चल रहा है, लेकिन सीएम फेस की अगर बात करें तो स्थिति स्पष्ट नहीं है। आरजेडी और लालू प्रसाद यादव लगातार इस प्रयास में है कि जो तेजस्वी यादव को सीएम फेस यहां घोषित किया जाए। कांग्रेस बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है, हो सकता है एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। 2024 का लोकसभा चुनाव जिस रणनीति के तहत कांग्रेस ने और महागठबंधन ने लड़ा, वो रणनीति भी हो सकती है। लेकिन इंद्रजीत जी का जो साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं वो जेडीयू और भाजपा में तमाम खामियां गिना रहे हैं कि जेडीयू अभी बचेगी नहीं बचेगी, तमाम बातें हैं। जबकि कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि वक्फ बिल के मामले में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पसोपेश में है और वो कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जैसा कांग्रेस ने, अन्य दलों ने सोचा था, वैसा हुआ नहीं। है कि मैं अभी सुन रहा था उनकी बात, इंद्रजीत जी की जी, उसमें साफ जो बोल रहे थे, कोई तस्वीर है जिसमें एनडीए के सारे घटक दल साथ में हैं, बैठक कर रहे हैं, ऐसा कोई तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल तस्वीर के आधार में है। और ये स्पष्ट है कि जिस तरह से ये लोग चाह रहे थे कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में मतभेद है, वो वह बिल के टाइम में भी नजर आएगा। नीतीश कुमार उसके अगेंस्ट में जाएंगे बिल के, तो लेकिन ये सब भ्रम की स्थिति रह गई। और कांग्रेस तथा कथित सेकुलर पार्टी जो भी है, आरजेडी है, सब वो मुंह देखते रह गए और बिल पास हो गई। ठीक है, न्यायालय के अधीन है अभी मामला, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात जो आपने कहा कि नेता का चयन नहीं हुआ है, लेकिन ये स्पष्ट है कि एनडीए घटक दल एक है और सामूहिक रूप से लड़ेगी। नेता, मुख्यमंत्री, वो पार्टी, सब पार्टी मिलके डिसाइड कर लेंगे, उसमें कोई बहुत मतभेद नहीं है। और जिस तरह से ये प्रचारित किया जा रहा है, अफवाह उड़ाया जा रहा है कि नीतीश कुमार या जदयू या बीजेपी के अंदर खाने में बहुत तरह से मतभेद है और तालमेल नहीं है, तो ये सरासर गलत है। और आपसी सहमति के बाद दोनों दल एक साथ हैं और जो एनडीए के जो भी घटक दल हैं वो सब सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे। और अगली सरकार आपको निश्चित तौर पे मैं बता देता हूं, बिहार में एनडीए की हो। चलिए एक चीज और स्पष्ट कर दीजिए रिजवान खान जी, एक रिजवान खान जी ये स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं कि वहां सीएम चेहरे पर पसोपेश बना हुआ है। एनडीए का जो एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए में चेहरा स्पष्ट है, क्या नीतीश कुमार चेहरा होंगे या कोई अन्य व्यक्ति होगा, वहां स्पष्ट है या वहां भी यही स्थिति अभी?
देखिए, स्पष्ट है, अभी अभी एट प्रेजेंट में नीतीश कुमार को ही नेता मान के चल रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय में जैसा दोनों पार्टी, सारे जो घटक दल हैं वो बैठेंगे, अगर सामूहिक निर्णय होगा तो सबकी मन मुताबिक अभी के तौर पे, अभी के डेट में नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता है। बिहार में भी एकनाथ शिंदे दोहराया जाएगा। ठीक है, ठीक है। हम आपके पास आ रहे हैं इंद्रजीत सिंह जी। एक और अहम सवाल, रिजवान खान जी, जिस तरीके से चिराग पासवान एक समय था जब आप छोड़ चुके थे, जबकि उनके जो चाचा थे वो एनडीए का हिस्सा थे, पशुपति पारस जी की हम बात कर रहे हैं, और अब जो है पशुपति पारस जी हैं, इसका अनाउंस भी हुआ है। महागठबंधन का पशुपति पारस का हिस्सा बनना एनडीए के लिए नुकसानदेह आप समझते हैं, या कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। पशुपति पारस जी एनडीए के खिलाफ भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए और चिराग जी का परफॉर्मेंस देख लीजिए। चिराग जी 100% एनडीए के साथ रहे और उनको जनता ने वोट दिया, और उसके अगेंस्ट में पशुपति पारस जी, आज अस्तित्व खत्म हो गया उनका, और वो इस तरह से जदयू के अगेंस्ट में जाकर या भाजपा के या एनडीए के अगेंस्ट में जाकर कोई प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, जाना रहना नहीं रहना या उनके अगेंस्ट में जाना, ये उनकी बात होगी, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज के डेट में चिराग पासवान ही अस्तित्व में है और उनको ही जनता पसंद करती है। लोकसभा चुनाव में अपना मत उन्हीं के फेवर में दिया है। ठीक है रिजवान साहब, नहीं पड़ेगा। ठीक है रिजवान साहब, हमारे साथ एसएन श्याम साहब वरिष्ठ पत्रकार हुए हैं। एसएन श्याम सर, हम आपके पास एक बार फिर से आते हैं। एसएन श्याम सर, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने पुराने अनुभवों को, जब एकला चलो की जब राह पर कांग्रेस रही, उस दौरान कांग्रेस को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा, पिछले 2015 की बात करें, 2020 के चुनाव की अगर बात करें, तो गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस रही। अब कांग्रेस की मजबूरी है बिहार में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना, या महागठबंधन को मजबूत रखने के लिए कांग्रेस वहां चाहती है कि नहीं वो साथ में चुनाव लड़े? चूंकि बिहार में कांग्रेस की स्थिति आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं। महागठबंधन की पूरे अगर सिनारियो की अगर बात करें तो आरजेडी के बाद कांग्रेस ही बड़ा दल है, उसके बाद अन्य छोटे छोटे दल हैं जो महागठबंधन में हैं, ऐसे ही एनडीए में भी हैं। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस की स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? श्याम सर, फोन अनम्यूट कर लीजिए अपना। एसएन श्याम सर, अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए। एसएन श्याम सर, अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज दर्शकों को नहीं मिल पा रही है। सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, जी जी सर, अपनी बात रखें। हाँ, मैं कह रहा था कि कालरा साहब ने अभी दो बातें कही, खुद स्वीकार किया जी कि आरजेडी एक बड़ा दल के नाते जो है उनके साथ रहना, और दूसरा कहा कि नीतीश कुमार का 2025 के चुनाव में उनके साथ कोई रहेगा नहीं, कोई दो चार लोगों को छोड़कर कोई बचेगा नहीं जी। तो देखिए, ये तो वक्त के गर्भ में है, समय के गर्भ में है, कौन किसके साथ रहेगा। लेकिन काला साहब तो खुद मान चुके इस बात को कि आरजेडी एक बड़ा दल। और मैंने पहले कहा आपको कि कन्हैया कांग्रेस में तो अभी जो सीट की स्थिति है बिहार में जी, अखिलेश जी ने उनको हटाकर अखिलेश जी को बना दिया अध्यक्ष। पप्पू यादव ने आपको पहले कहा कि पप्पू यादव जो अलग कांग्रेस में अपना वर्चस्व कायम करने में लगा हुआ है। तो कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस की पहचान बिहार में जो होनी चाहिए थी जी, वो तो अभी नहीं बन पाई है। यार प्रयास कर रहे हैं ये लोग, ये अपने पद यात्रा से लेकर के और छोटे छोटे कार्यक्रमों में शरीक होकर के
ये प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी इनका प्रयास जो है वो सफल हो नहीं पाया है। और बिना आरजेडी के इनके साथ गए, इनके लिए चुनाव लड़ना भी, चुनाव लड़ लें ये अलग बात है, लेकिन चुनाव जीतना और चुनाव में अत्यधिक सीटें लाना बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता, बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ता। और मजबूरी इनकी है, और इस मजबूरी के कारण वो किसी भी कीमत पर जाकर के चाहेंगे, जैसे अभी इन्होंने किया ना, अभी के गठबंधन की जो कल बैठक हुई, तो आखिर इन लोगों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया तेजस्वी यादव को, जी तेजस्वी यादव को बनाया। तो ये कोई बहुत उसी से नहीं बना, लेकिन इनकी मजबूरी थी, नहीं बनाते तो इनके पास कोई विकल्प नहीं था। तो तेजस्वी को गठबंधन का ये जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बना के कांग्रेस ने तो सिद्ध कर दिया कि भाई हम आपके साथ हैं। अब सिर्फ रही बात, ठीक कहा उन्होंने कि कल ने की 24 तारीख की मीटिंग होगी, फिर उसमें देखिएगा क्या होता है। ठीक है, तो समय बताएगा कि 24 को क्या होगा। लेकिन इनका ये दावा कि जिस ढंग से कह रहे हैं काला साहब कि कोई नहीं है, मैंने बिहार में मान लीजिए कि इनके साथ तो कांग्रेस ही कांग्रेस। अरे भाई कांग्रेस है कहाँ? आप धरना प्रदर्शन जुलूस छोड़ करके पटना में, बेगूसराय में, आप बता दीजिए कहीं आप प्रदेश के किसी दूसरे जिले में बता दीजिए आप सशक्त रूप से कोई जनहित में कोई कार्यक्रम कर पाए हो जी। जन समस्या के मुद्दे पर कहीं आपने कोई एग्रेसिव लड़ाई लड़ा हो, बताइए। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। निकाल दिए जब दिवस पर पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए और बेगूसराय में भगदड़ मच गया तो सारे नेता छोड़ के भाग गए, राहुल गांधी तक वो भी चले गए जनता को छोड़ के। ठीक है भाई, आप ठीक है अपनी जमीन मजबूत कीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि दूसरे की जमीन। ठीक है श्याम सर, इत्तेफाक रखते हैं बिहार में तेजस्वी यादव या आरजेडी आपके लिए मजबूरी है या आप आरजेडी के लिए मजबूरी हैं? के लिए मजबूरी नहीं है यहाँ जी। ये गठबंधन धर्म का एक नियम है जिसके तहत सभी एकजुटता के साथ पूरे देश में हमारा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। बिहार में भी वही स्वरूप के साथ इंडिया गठबंधन सामने है। जो अभी एसएन श्याम जी ने कहा या रिजवान जी ने कहा, इनको थोड़ा सा तो लगा होगा कि भाई मैंने कह दिया कि नीतीश जी के साथ 5-4 लोग छोड़ के और ज्यादा लोग नहीं बचेंगे। भाई अब नीतीश जी का जेडीयू का जो आइडियोलॉजी था वो कहाँ रहे, तो पूरा भगवाकरण हो गया। वो तो भाजपा के जो विचारधारा, अरे नीतीश जी लंबे समय तक एनडीए में रहे हैं, नीतीश जी लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार गए हैं। कालरा साहब, 24 की मीटिंग के बाद आप देखने को आपको मिलेगा इंडिया गठबंधन अगले चुनाव 2025 में बिहार में 200 सीटों से ज्यादा सीटें लेके आएगा। और इस पे किसी तरह की किसी को शक करने की जरूरत नहीं है। साहब, कांग्रेस ख्याली पुलाव पका रही है। आप संविधान पॉकेट में लेके घूमते रहिए, 200 सीट का सपना देखते रहिए। नहीं, संविधान के प्रति इस तरह का भाषा जैसा आप बोल रहे हैं कि पॉकेट में लेके घूमते रहिए, ऐसा भाषा मैं संविधान की किताब के प्रति मैं नहीं बोल सकता हूँ। कालरा साहब लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस में बोल रहे हैं। अभी सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ, लेकिन कितनी सीट मिलेगी कांग्रेस को, यूपीए को, वो कालरा साहब क्या लगता है आपको संतोषजनक सीटें बिहार में मिल रही हैं? जिस तरीके से आपके द्वारा लगातार दबाव डाला जा रहा है, कन्हैया कुमार को आगे किया जा रहा है, उनके द्वारा निशाना लगातार साधा जा रहा है, तो लग रहा है आपको कि संतोषजनक सीटें मिल जाएंगी आपको? कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता समान रूप से पार्टी के प्रति समर्पित होकर इस बार जितनी धारदार तरीके से जो है बिहार के अंदर में गांव गुरबे तक जो पहुंचा है और कांग्रेस की विचारधारा उनके सामने आई है, और देश में राष्ट्रीय पटल पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, आज सबसे पुरानी पार्टी है, लोगों का विश्वास उसके प्रति है। और बड़ी पार्टी नहीं है, जितने भी घटनाक्रम ये लोगों के निगाह में है। बड़ी पार्टी तो भाजपा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित हो गया। तो क्या राजनीति करते हैं आप? आपको ये भी नहीं। ठीक है रिजवान जी के पास आते हैं। रिजवान खान जी, जिस तरीके से बिहार में गठबंधन जो है वो जातीय समीकरण के आधार पर तय होते हैं और सीट शेयरिंग भी जातीय समीकरण के आधार पर सीट शेयरिंग भी होती है,
कांग्रेस का ये दावा कि उसको संतोषजनक सीटें मिल जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस उसके जो वोट बैंक में सेंधमारी ना करे, वो सिर्फ सवर्णों के वोट बैंक तक सीमित रहे, तो ऐसी स्थिति में कहां भरपूर सीटें कांग्रेस को मिल पाएंगी? समझौता ही करना पड़ेगा। समझौता करना होगा, कांग्रेस को हमेशा बैकफुट में ही रहना होगा बिहार में, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका और आगे की भूमिका आरजेडी निभाएगी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। तो लेकिन रिजवान साहब आपके लिए भी स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है। आपके यहाँ भी जेडीयू डिमांड करेगी और जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो डिमांड करेगी, कई अन्य पार्टियां हैं वो भी अभी से दबाव बनाना शुरू कर रही हैं कि उनको इतनी सीटें लगभग चाहिए, उनको इतनी सीटें चाहिए। तो आपके लिए भी चीजें आसान नहीं है सीट शेयरिंग के मामले में, खास तौर पर चुनाव के पूर्व में जो भी अलायंस में चुनाव लड़ते हैं वहां पे सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन सॉल्व हो जाता है और मामला ये भी हल हो जाएगा। बिहार में एनडीए की जो भी परेशानी आएगी या सीट शेयरिंग के लिए दावे होंगे अलग अलग पार्टी से, उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है। और हर जगह यही हुआ है, चाहे कहीं भी हो, चाहे कोई भी प्रदेश में हो, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार में एनडीए की बहुत अच्छी प्रदर्शन रहेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कालरा साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगली मीटिंग में चीजें साफ हो जाएंगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि साफ हो जाए और कालरा साहब को जो उम्मीद उन्होंने की है उतनी सीटें बिहार में मिलनी चाहिए। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, रिजवान खान साहब आपका भी, इंद्रजीत सिंह कालरा साहब आपका भी, आफ्ताब जमील जी हमारे साथ जुड़े आपका भी, और SN श्याम सर आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मंथन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।